आजकल जैविक खेती और रासायनिक खेती का बड़ा जोर बढ़ रहा है। बहुत लोग जैविक के नाम से भी मार्केट खोल के बैठ गए हैं, जिससे किसानों की बहुत बड़ी ठगी हो रही है। जैविक के नाम से दवाइयाँ, जैविक के नाम से खाद और जैविक के नाम से बीज इत्यादि ढेर सारी चीजें ऐसी मार्केट में उतार दी गई हैं कि आम किसान कंफ्यूज थोड़ा है। मुझे ये समझाएं कि खेती में आज के समय में जब दुनिया भर के तमाम आधुनिक यंत्र आ गए हैं। भाई पहले तो ये था कि भाई गाय से बैल मिल रहा है हमें, तो उसके माध्यम से हम खेती कर रहे थे। आज तो तमाम आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तमाम यंत्र हैं, तमाम औजार हैं। तो ऐसे में क्या उपयोगिता रह जाती है गाय की खेती? सर एक बार हाँ, थोड़ा सा परिचय अपना दें और जगह के बारे में बताएं कहाँ पर है हम अभी ये। नमस्कार भाई साहब, मैं विनोद कुमार तिवारी इंदिरा कृषि फार्म में नंदनी गौशाला में इस समय हूँ। और ये हमारी छोटी सी गौशाला है जिसमें 7-8 गाय हैं, कुछ बच्चे हैं। इस तरीके से प्राकृतिक खेती के लिए किसी भी किसान के लिए गौ पालन बहुत आवश्यक है। ये जो इंदिरा फार्म हाउस है कहाँ पर स्थित है आपका ये इंदिरा कृषि फार्म हमारा चंद्रा गांव पड़ता है, बड़ा गांव ब्लॉक है और झांसी में स्थित है। झांसी में है। अभी आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं, साथ में ये गौ पालन भी कर रहे हैं। तो गौ पालन अपनी आवश्यकताओं की या दूध की, घी की, इनकी पूर्ति के लिए कर रहे हैं, या इसके पीछे और भी कुछ प्रयोजन है आपका? प्राकृतिक खेती के लिए गाय का पालन मस्ट है। अच्छा। अगर किसान के पास गाय नहीं है तो वो किसी रूप से प्राकृतिक खेती को नहीं अपना सकता। जी। आजकल जैविक खेती और रासायनिक खेती का बड़ा जोर बढ़ रहा है। बहुत लोग जैविक के नाम से भी मार्केट खोल के बैठ गए हैं, जिससे किसानों की बहुत बड़ी ठगी हो रही है। जैविक के नाम से दवाइयाँ, जैविक के नाम से खाद और जैविक के नाम से बीज इत्यादि ढेर सारी चीजें ऐसी मार्केट में उतार दी गई हैं कि आम किसान कंफ्यूज है कि ये वास्तव में जैविक है क्या। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है प्राकृतिक खेती, जो हमारे पूर्वजों ने पहले से अपना रखी थी। उसके लिए गाय का पालना नितांत आवश्यक है। 1 एकड़ खेती अगर किसी के पास है तो उसके पास 1 या 2 गाय का होना मस्ट है। थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि खेती में आज के समय में जब दुनिया भर के तमाम आधुनिक यंत्र आ गए हैं। भाई पहले तो ये था कि भाई गाय से बैल मिल रहा है हमें, तो उसके माध्यम से हम खेती कर रहे थे। आज तो तमाम आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तमाम यंत्र हैं, तमाम औजार हैं। तो ऐसे में क्या उपयोगिता रह जाती है गाय की खेती में? देखिए, पुराने समय से गाय का उद्देश्य 2 प्रकार का था। एक तो हमारे इसके जो बच्चे बैल हुआ करते थे वो हमारी खेती को जोतते थे। दूसरा उद्देश्य ये था कि हमारा जो गोबर और गोमूत्र था उसको लोग इकट्ठा करके खेतों में डालते थे। जी। जब डीएपी और यूरिया नहीं थी तो हमारे देश में प्राकृतिक खेती का ही जनरली प्रयोग होता था। अच्छा। जैसे जैसे डीएपी यूरिया का चलन हुआ तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा पौध उठ गई ऊपर को। और अगर आप यूरिया का डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें 40% ही नाइट्रोजन होती है, बाकी का 60% कचरा होता है। हमारी जमीन की मिट्टी जो है वो 6 इंच ही उपजाऊ होती है, 6 से 7 इंच उपजाऊ होती है। हम यूरिया डीएपी का लगातार प्रयोग करके उस मिट्टी में जो 60% कचरा हमारा यूरिया का है वो जमा करते 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 आज स्थिति ये हो गई है कि लोगों की खेती ऊसर होने लगी। प्राकृतिक खेती में ये है कि हमारी गाय से, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक नाली बना रखी है जी, प्रॉपर गाय के लिए रबड़ की वो बना रखी, सीट बना रखी ताकि इनके खुर और थन खराब ना हो। ये जो गोमूत्र आता है वो हमारी इस नाली से होकर के उस गड्ढे में वहां इकट्ठा होता है। एक मिनट, गड्ढा भी देख लेते हैं चल के आगे। हाँ, तो ये सीधा नाली से चल के आप इसको यहाँ पे एक जगह जो है गड्ढे में एकत्रित कर लेते हैं। ये हमारा इस गड्ढे में गोमूत्र इकट्ठा हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर गड्ढा कर ठीक है रखा ना। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस गोमूत्र को, ये हमने गोबर गैस का एक प्लांट लगा रखा है। अच्छा, ये आपने इधर ये गोबर गैस का ये प्लांट लगा रखा है, ये आपने, ये देखिए जी। ठीक है। अब इस गोमूत्र को, आइए आप जो इसको दिखाइए थोड़ा सा। इस गोबर गैस के
इसमें हम छोड़ते हैं। अच्छा, इसमें आप जो गोबर आप लेते हैं उसमें गौमूत्र ये छोड़ दिया जाता है। गोमूत्र छोड़ते हैं और गोबर डालते हैं गाय का। ठीक है, जी। हमारी ये मोटर लगी हुई है। हम्म, इस मोटर के हिसाब से अभी हम आपको दिखाते हैं। हम्म, ये गड्ढे का गोमूत्र हमारा देखिए इसके पाइप के द्वारा इसमें आता है। अच्छा, ठीक है ना, इसमें ये आने लगा। ये आने लगा। जी। और ये गोबर में हम इस मोटर के द्वारा इसको मिक्स करते हैं। मिक्स होकर के फिर हमारा ये गोबर और गोमूत्र का घोल जो है वो हमारे इस गैस के चेम्बर में जाता है। ठीक है। ठीक है, इससे हमें जो गैस प्राप्त होती है, इस गैस का हमारे यहाँ जो लेबर्स रहती है वो प्रायः खाना बनाने के लिए प्रयोग करती है। अच्छा अच्छा, ये पाइप के माध्यम से पाइप उन्हें के- गैस मिल जाती है। ये गैस मिल जाती है जी। इसके बाद ये हमारी सैलरी जो है वो हमारे इस टैंक में पहले आती है। जी। अच्छा। इसके द्वारा। हाँ। ठीक है, जैसे ही हम वहां से चलाएंगे, अभी खोलेंगे तो इसमें आएगी। जी। और इसमें आने के बाद पहले इसमें सड़ती है। इसके बाद दूसरा टैंक हमारा ये बना हुआ है, इसमें सड़ती है। इसके बाद आप सामने देख रहे हैं जो पाइप लगा हुआ ऊपर वाला, जी जी, वो हम मोटर चला के इसमें पानी का मिक्स करते हैं। इसको और पानी मिक्स कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। फिर नीचे वाला जो पाइप लगा हुआ है उस मोटर के द्वारा हम खेत के हर कोने पे इस गोबर और गोमूत्र को पहुंचाते हैं। अच्छा, हर पौधे पे पहुंचता है, हर फसल में पहुंचता है। हमारी सिंचाई प्रायः इसी मिक्स पानी से ही होती है। तो एक बार थोड़ा सा मुझे फसल और दिखाएं आप अपनी, कि फसल अभी इस समय आपकी किस तरह की है इस गौ आधारित प्राकृतिक खेती में। अभी आपने ड्रैगन फ्रूट भी लगा रखा है। अब आप आइए जी। ये हमारा सी क्वालिटी का ड्रैगन फ्रूट है जी। इसमें 2 से 56 पिलर हैं और एक पिलर पे लगभग 4 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा। और इन पौधों को साधने के लिए, चूंकि ये कैक्टस प्रजाति का पौधा होता है, तो इसको साधने के लिए हमें सीमेंट के पिलर की आवश्यकता होती है। जी। सीमेंट के पिलर के सहारे नीचे से हम 4 पौधे ही ऊपर तक, जहां तक टायर और ये आयरन के एंगल लगे हुए हैं, यहाँ तक पहुंचाते हैं। इसके बाद नीचे की जो बीच की शाखाएं हैं उनको काट देते हैं ताकि हमें खाद पानी देने में समस्या ना आए और अनावश्यक पौधे की ऊर्जा बर्बाद ना हो। जी। फिर ये ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो उनकी जो शाखाएं निकलती हैं उनको निकलने देते हैं। बहुत ज्यादा पतली शाखाएं हैं उनको। अच्छा, इसमें आप जो ये फ्रूटिंग हो रही है, तो अभी आपने जो ये गोबर और गौमूत्र की जो स्लरी है, इसके अलावा अन्य भी कोई खाद दिया हुआ है या केवल यही डाला हुआ है? देखो, गोबर और गोमूत्र की स्लरी देते हैं इसमें। इसमें जीवामृत भी हम घोल के डालते हैं। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है अतिरिक्त खर्चा तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई का हम प्रयोग नहीं करते। ये टोटली प्राकृतिक गोबर और गोमूत्र पे आधारित है। जो जीवामृत तैयार करते हैं वो भी आप भाई बहुत कम कीमत में तैयार कर लेते हैं। बहुत कम कीमत में। हम इसकी जो कीड़ों की अगर कहीं फंगस वंगस लगती है उसकी दवाई भी हम यहीं बनाते हैं प्राकृतिक रूप से, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। हम किसी भी प्रकार की रासायनिक दवाइयों को जनरली प्रयोग नहीं करते। बहुत ही ज्यादा कहीं आवश्यकता हुई तब ऐसी स्थिति। तो ये तो साथियों इनके ड्रैगन फ्रूट की खेती हो गई। इसके अलावा भी कुछ औषधीय और कुछ बागवानी खेती तिवारी जी ने की हुई है, तो उसको भी एक बार चल के देख लेते हैं कि भाई गौमूत्र आधारित या गौ आधारित खेती किस तरह की होती है और उसमें किस तरह की जो है आपको फसल की गुणवत्ता और फसल मिलती है। आप इसमें ये देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं प्लांट। जी। इसके बीच की जो जगह है, इस जगह का उपयोग करते हुए हम स्ट्रॉबेरी की फसल लगाते हैं जो अक्टूबर में लगेगी। अच्छा, अक्टूबर में आप स्ट्रॉबेरी भी ले लेते हैं? स्ट्रॉबेरी भी ले लेते हैं, मतलब डबल फसल। जैसे ड्रैगन फ्रूट तब तक खत्म होगा तो स्ट्रॉबेरी हमारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस तरीके से कुछ ना कुछ फसल एक ही स्थान पे एक ही तरीके से और उसी क्षेत्र में हम प्राप्त करते हैं। अब जैसे एक आध पौधे सर्पगंधा के भी हैं। ये सर्पगंधा लगा हुआ है, कुछ पौधे बीच पड़ गए होंगे तो वो सर्पगंधा के लगे हुए हैं। तो इधर आपने ये बागवानी की हुई है?
ये हमारे 1 एकड़ में बागवानी है, जिसमें हमारे अमरूद के पौधे, मौसम्मी के पौधे और पीछे कुछ लाल चंदन के पौधे, इस अच्छा। तरीके से मिक्स खेती है। विविधीकरण उद्यान प्रणाली के अंतर्गत इसको हमने डेवलप किया है। अच्छा। बरसात होने के कारण कुछ आपको घास ज़्यादा दिखाई पड़ती है। हमारा जो ये पाइपलाइन पड़ी हुई है, ये पाइपलाइन, इस पाइपलाइन के द्वारा हमारा ये आप देख रहे हैं पूरा गौ आधारित इसमें सारा सिस्टम चलता है। यही खाद हम पेड़ पौधों को भी देते हैं और यही पौध इसका एक ये भी होता है हमें लाभ कि हमारे फलों में कीड़े कम आते हैं। कीड़े नहीं लगते हैं? बहुत कम कीड़े लगते हैं इसमें। कीड़े इसलिए नहीं लगते कि गोमूत्र की गंध से ही कीड़ों का काफी कुछ विनाश हो जाता है। जी, ये देखिए अभी फ्रूटिंग है इन पर, ये फ्रूटिंग भी हो रही है। और इसके अलावा और क्या-क्या इस समय आपने फार्म में लगाया इसमें जो हुआ है? बीच में आप जगह देख रहे हैं, इसमें हम चना अच्छा। या दलहनी फसलें भी प्राप्त करते हैं। अभी थोड़ा सूखने के बाद इसकी सफाई होकर चना बोया जाएगा। इसमें हम इस साल मोरिंगा की खेती भी करने वाले हैं। मोरिंगा लगाएंगे और मोरिंगा को पेड़ नहीं बनाएंगे, बल्कि मोरिंगा की पत्ती का उपयोग ही हम करेंगे। उसकी पत्ती लेकर के सुखा करके और उस पत्ती की बिक्री करेंगे, जो करीब 150 रुपए के आसपास पर किलो के हिसाब से चली जाती है। तो ये एक हमें अतिरिक्त इसमें आय प्राप्त होती रहेगी। ये मैं बात करूँ तो गौ आधारित खेती की और रासायनिक या जैविक खेती की कॉस्ट किसकी सबसे कम पड़ती है और कितनी करीब-करीब कम पड़ती है? किसान के लिए प्राकृतिक खेती वरदान है। जी। क्योंकि गाय रखना, गाय से दूध लेना, दही लेना जो आजकल उसको प्राकृतिक रूप से मिलता है, इसके बाद गोमूत्र और गोबर से वो प्रॉपरली खाद बना करके अपने पेड़ पौधों को मिल देता है, तो ये भी उसे फ्री मिलती है। ना उसे यूरिया की आवश्यकता है, ना डीएपी। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन से लेकर के सारे गुण गाय के 1 ग्राम गोबर में ही करीब 1 करोड़ जीवाणु होते हैं, पौष्टिक जीवाणु होते हैं। हमारे खेत की स्थिति ये है, कहीं भी आप खोदेंगे तो इसमें केचुआ दिख जाएगा आपको। अच्छा। क्योंकि हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते, रासायनिक दवाई का प्रयोग नहीं करते, परिणामतः हमारे यहाँ ढेर सारे इसमें उपजाऊ जीवाणु पैदा हो गए हैं, जो हमें अच्छी फसल देते हैं। रासायनिक खेती आपने देखा होगा, उदाहरण पर वर्तमान में पंजाब में लुधियाना का है, जहाँ की खेती ऊसर होती जा रही है और वो लोग अब प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने लगे हैं। जी। तो इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वो गाय पालें, गौ आधारित खेती को ही प्रोत्साहित करें। इससे उनकी लागत जो खाद की है, वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगी। 1 एकड़ खेती के लिए कितनी गौ की आवश्यकता होगी? 1 एकड़ खेती के लिए 2 गाय बहुत हैं। अच्छा। 2 गाय के गोबर और गोमूत्र से ही आप बना सकते हैं। आप अगर पर्याप्त गोबर नहीं डाल सकते हैं, तो आप जीवामृत बनाइए। जी। जीवामृत में 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और ये 4-5 चीजें मिला करके आप एक 200 लीटर के ड्रम में डाल दीजिए। वो 200 लीटर का ड्रम आप उसमें लकड़ी से घुमाते रहेंगे, तो वो पक करके उसमें इतने जीवाणु पैदा हो जाएंगे कि वो 1 एकड़ के लिए आपका 1 ड्रम पर्याप्त है। खर्चा बहुत ज्यादा आना नहीं। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम खर्चा है और इसका आजकल काफी प्रयोग भी कर रहे हैं लोगों ने, जिनको जानकारी हुई है उन्होंने प्रयोग। उस जो जीवामृत बनेगा उसको आप जो पानी खेतों में देते हैं, उसके साथ में थोड़ा-थोड़ा करके बहा दीजिए। पानी के साथ में आपके पूरे खेत में पहुंच जाएगा। आपके खेत में अनंत गुना जीवाणु पैदा हो जाएंगे और मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती चली जाएगी। निश्चित रूप से ये बहुत लाभकारी प्रक्रिया है खेती करने की। मैंने ये 2 फसलें आपको दिखा दी, ये बागवानी भी दिखा दी तिवारी जी की और इधर मैंने आपको जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती भी दिखा दी। सबसे बड़ी बात क्या है कि मिनिमम कॉस्ट पर ये खेती की जा रही है। जब मिनिमम कॉस्ट पर खेती की जाती है, जब आपकी लागत कम होती है, तो निश्चित तौर पर आपका जो मुनाफ़ा होता है, जो फ़ायदा होता है, अपने आप से बढ़ जाता है। तो आप इस तरह की खेती से आप अपना मुनाफ़ा 1.5 से 2 गुना बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लागत है, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है।
तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहें। और देखिए ये शायद जीवामृत तैयार किया हुआ है तिवारी जी ने, ये भी देखिए, ये देखिए, ये ड्रम में हमने कुछ कीड़े मकोड़े गिर गए, ये हमने जीवामृत तैयार किया हुआ है जी। और इसमें हमने गुड़ मिलाया है, गोमूत्र मिलाया है, गोबर मिलाया है। तो इस तरीके से इसे घुमा करके और इसको ये तैयार कर लेते हैं। ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है और इसके बाद इसे हम अपने ड्रैगन फ्रूट में और पौधों में ड्रिप के माध्यम से छान करके या सीधे बाल्टी या उसके माध्यम से या पानी के साथ बहा करके इसका प्रयोग करते हैं। तो जो हमारी सलरी गोबर और गोमूत्र की बन रही है उससे भी ज्यादा कहीं पौष्टिक ये है, क्योंकि गुड़ के साथ में थोड़ी सी मिट्टी इसमें और मिलाते हैं, पीपल या बरगद के नीचे की। क्या होती है, जैसे हम दूध में जौन मिलाते हैं दही और वो हमारा पूरा दूध दही बन जाता है, इसी तरह से उस मिट्टी में जो पौष्टिक जीवाणु हैं वो इस मिक्सचर के साथ इतनी तेजी के साथ बढ़ते हैं, इतने ज्यादा बढ़ते हैं कि आपकी खेती को बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही जीवाणु युक्त करते चले जाते हैं।